नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार रावत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शैल सागर एजुकेशन हब में उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि और स्वर संधि में देखेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि। तो आइए देखते हैं। और देखने के क्रम में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति रही है वो किस प्रकार से प्रश्न बनाता है इन टॉपिकों से। तो एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो आइए देखिए यहाँ संधि। संधि शब्द से ही कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि आप जान लीजिए कि हिंदी में और संस्कृत में 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं जब स्वर संधि, तो स्वर के विषय में आप लोगों को पता ही है कि स्वर कैसे कहते हैं। स्वर अपने आप में खुद उच्चारित होते हैं। उनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब स्वर अपने आप में शुद्ध होते हैं और इनको बोलने के लिए या इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि व्यंजन में क्या होता है कि वो बगैर स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं। जैसे कि का, तो का के उच्चारण के लिए आ स्वर की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हम यही कह दें आ, ई, उ, तो स्वरों को किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसके उच्चारण के लिए। अब स्वर से कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पहली बात तो यही कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि हिंदी में, जैसा कि मैंने बताया था, स्वर संधि हिंदी में 5 प्रकार की और संस्कृत में 8 प्रकार। ठीक, तो अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो आपसे इसी तरह का पूछा जाएगा। तो संस्कृत में 8 प्रकार के स्वर संधि होती हैं और हिंदी में 5 प्रकार की। इसके बाद एक प्रश्न और स्वर संधि पर पूछा जा सकता है कभी कि स्वर संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से? अच संधि के नाम से। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसी शब्द का विच्छेद किया जाता है और विच्छेद से किस प्रकार शब्द को बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है। अकः सामान्य दीर्घ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, तो अकः सामान्य दीर्घ। और यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि वो आपको शब्दों में कहीं ना कहीं फाल्ट, मतलब गलत तरीके से लिखा रहेगा, और जो शुद्ध रूप होगा वो इस रूप में होगा, उसी को आप टिक करेंगे। क्योंकि रटने को सभी लोग रट लेते हैं, लेकिन वहाँ देख नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि क्या क्या है, तो यही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं भी कोई वर्ण में गलती कर देगा और आपसे पूछ लेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अक क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अक एक प्रत्याहार है। ठीक है, अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री और रा। संख्या के दृष्टिकोण से पूछे कि अक प्रत्याहार में कितने, संख्या में बताइए कितने वर्ण होते हैं। तो 5। आप देख लीजिए 5। अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता है? तो देखिए, दिखने में तो हमें का नजर आता है, लेकिन जब वर्णों की संख्या काउंट की जाती है तो का को जो है शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अक प्रत्याहार में का को शामिल नहीं किया जाता है, वर्णों की संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वह इत संज्ञक होता है। इसके बाद आज हम लोग जो है, देखिए, इस वर्ण आ पे ध्यान दिया जाएगा, ई पे ध्यान दिया जाएगा, उ पे ध्यान दिया जाएगा और री पे ध्यान दिया जाएगा। इसको नहीं पढ़ना होगा। क्यों नहीं पढ़ना होगा? क्योंकि बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, री का चिन्ह ये, इस ला पे जो है आज तक कोई दीर्घ संधि में उदाहरण नहीं बना है। हमें ये 4 पढ़ने होंगे और ये रा पर कोई आज तक दीर्घ संधि में उदाहरण नहीं बना है।
इस वजह से इसको हमें पढ़ना नहीं होगा, लेकिन दीर्घ संधि में हमेशा उसको काउंट किया जाएगा। ठीक, तो क्यों नहीं पढ़ना होगा, तो इसको समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि जैसे नटभार्यावत। नटभार्यावत का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बार में कोई महिला डांसर किसी का भी हाथ पकड़कर अचानक डांस कर लेती है, ये जरूरी नहीं कि वो सबके साथ हाथ पकड़ के ही डांस करे, ठीक है। या यूं कह लीजिए पर्याजन व्रत, पर्जन्य व्रत। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश, बादलों से जो बारिश होती है, बादल के माध्यम से जो वर्षा होती है, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे बारिश हुई और किसी स्थान पे नहीं हुई, तो इस समय जो मौसम चल रहा है वो बारिश का चल रहा है। तो कहने का मतलब दीर्घ संधि तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बादलों की तरह कहीं बारिश होगी और कहीं नहीं होगी। तो कहने का मतलब 5 वर्णों में 4 में इसके दीर्घ संधि के उदाहरण बनते हैं, लेकिन जो अंतिम वर्ण है रा, इस पर दीर्घ संधि से कोई उदाहरण नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बादलों से कहीं बारिश होती है और कहीं नहीं होती है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इस समय कौन सी ऋतु चल रही है, तो यही आप कहेंगे कि नहीं भाई बारिश का मौसम है। तो मौसम हमारा उसी हिसाब से देख लीजिए कि दीर्घ संधि आज हम पढ़ेंगे, और दीर्घ में 4 वर्णों को हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन 5वां जो है यहाँ पे बादलों की तरह बारिश नहीं हो रही है, इसको नहीं पढ़ना रहेगा, इसको हटा देते हैं। अब ये क्या चीज है, इसको हम हिंदी में संधि का, दीर्घ संधि का पहाड़ा कहते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि का ये पहाड़ा है। जैसे कि आप लोग गणित में पढ़ते हैं 2 गुणे 1 मतलब 2 एकम 2, 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इसी तरह हमारे जो है दीर्घ संधि का पहाड़ा है, किताबों में अक्सर ये मिलता है और लोग नहीं समझ पाते ये क्या है। संधि का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जोड़, ठीक। तो ये क्या है, इस चीज को समझें। इस पहाड़े का औचित्य इसलिए रखा गया है कि आप समझिए कि दीर्घ कब होगा, दीर्घ उसी कंडीशन में होगा क्योंकि हमारा सूत्र कहता है, अब तो आप समझ गए, सावर्ण का मतलब, सावर्ण का मतलब एक जैसे चेहरे वाले या एक जैसे उच्चारण वाले वर्ण ही दीर्घ होंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होंगे। तो जैसे कि आ, यहां दिया है आ प्लस आ बराबर क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 4 तरह से दीर्घ हो सकता है, बस वो चाहे इधर छोटा आ हो, चाहे इधर प्लस के मतलब प्लस के इधर दाएं या बाएं, चाहे दोनों वर्ण छोटे हों तब भी आपका दीर्घ बनेगा। यदि आपका इधर बड़ा आ है और इधर छोटा आ है तब भी आपका जो है दीर्घ ही बनेगा। जैसे कि देख लीजिए कि यहाँ जैसे कि प्लस, इधर छोटा आ है और इधर बड़ा आ है, तब भी इसका क्या है, दीर्घ बनेगा बड़ा आ। अगर इधर बड़ा आ है और इधर छोटा आ है तब भी ये दीर्घ बनेगा। यदि दोनों आ, चाहे ये भी बड़ा हो और चाहे ये भी बड़ा हो, तब भी ये दीर्घ ही बनेगा। इसी तरह आपका ई में होगा कि इधर छोटी ई है तब और इधर भी छोटी ई है, तब भी इनके योग से जो बनेगा वो बड़ी ई ही बनेगी। इसी प्रकार ऊ में, इसी प्रकार री में। तो इसको केवल समझाने के लिए लिखा गया था, बाकी कोई मतलब नहीं है इसका। आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम दीर्घ संधि को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद तोड़ते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ कल्पांत, देखिए साथियों, हो सकता है कुछ चीजें आप लोगों को समझ में ना आती हो, या मैंने जो समझाया है आपको समझ में आ गया, आपको लग रहा है कि बहुत इजी हो गया, तो इस चक्कर में मत रहिए। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार आप तरीके से समझ लीजिए, तो दोबारा आपको समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बोरिंग वीडियो बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आज नींद आ रही है, तो परीक्षा आज में पक्का तुम्हें नींद आएगी,
क्योंकि आज की नींद अगर आप तोड़ करके इस चीज़ को समझ लेंगे तो संधि में कुछ रह नहीं जाएगा। मैंने जैसे कि कहा था, बड़े आक मात्रा, बड़ी ईक मात्रा, बड़े उक मात्रा और री का चिन्ह हुक जैसा होता है। अगर ये चिन्ह दीर्घ संधि में किसी शब्द के बीच में लगे हैं तो हम मात्र चिन्ह को देख करके दीर्घ मार देते हैं। क्या देख के मार देते हैं? केवल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री का चिन्ह देख करके हम उसको दीर्घ मार देते हैं। तो हम शब्द के बीच में गए और हमने देखा कि यहाँ बड़े आक मात्रा लगा हुआ है। ठीक, तो विच्छेद, चूंकि प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो पहला इसमें यही बन जाएगा कि कल्पांत में कौन सी संधि, कल्पांत में कौन सी संधि होगी। तो आप इसके बीचों बीच में जाएंगे, संधि के किसी भी टॉपिक में, चाहे आप दीर्घ पढ़ें, चाहे गुण पढ़ें, चाहे वृद्धि पढ़ें, चाहे यण हो, अयादि हो या व्यंजन संधि का कोई एग्जाम्पल हो, हमेशा आपको जोड़ के पास ही भागना पड़ेगा। जहाँ से शब्द जुड़ा होगा वहीं से आप संधि को पकड़ पाएंगे, अन्यथा नहीं पकड़ पाएंगे। तो हम गए और हमने देखा बड़े आक मात्रा यहाँ लगी हुई है, तो हम जान गए कि ये दीर्घ संधि है। दूसरा आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा, 4 तरह से दे देगा, एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो कैसे हम इसका विच्छेद करें, तो आइए देखते हैं। कल्पांत, जहाँ पे बड़े आक मात्रा लगी है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ एक लाइन मार देते हैं। ठीक, वही आकर के हमारा ये प्लस हो गया। कहने का मतलब एक शब्द इधर निकल गया और एक शब्द इधर निकल गया, केवल हमें नकल करनी होगी। और देखिए किस तरह से हम बड़े आसानी से बगैर कुछ रटे हुए किस तरह से विच्छेद करते हैं। कल्पांत, देखिए जब हमने बड़े आ पर ऐसे लाइन खींच दी तो ये शब्द बट गए। कहने का मतलब जो जुड़े हुए थे अब हम उनको अलग कर रहे हैं, विच्छेद का मतलब अलग करना। तो कल्प, सीधे सीधे जो प्लस के इधर था, मतलब जो बड़े जो उच्चारण था बड़े आ का, जो बड़े आ का मात्रा लगी थी, उसके इधर वाले जितने भी शब्द हैं हम नकल कर लेते हैं। तो इधर क्या हो गया? कर। अब बड़े आ की मात्रा जो यहाँ थी, अब हमें क्या है, प्लस के इधर, जैसे कि अभी पहाड़े में देखा था आ प्लस आ बराबर दीर्घ बड़ा आ, तो हमें जबरदस्ती इधर आ लिखना होगा। प्लस के हमें इधर भी आ लाना है और प्लस के इधर भी आ लाना है। विच्छेद में हमेशा यही चीज करना है कि हमें प्लस के इधर भी आ लाना है और प्लस के इधर भी आ लाना है। तो हमने इधर लिख दिया आ, क्योंकि ऊपर बिंदी थी तो अंक। तो विच्छेद क्या हो गया? कल्प धन अंत। विच्छेद क्या हुआ? कल्प धन अंत। अब एक समस्या और आ सकती है आप लोगों को कि ये पा में तो आपको आ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि छोटे आ का चिन्ह ये होता है। छोटा आ ऑलरेडी आपके ऊपर ये लगा हुआ है। किसी भी वर्ड को आप लिखते हैं, जैसे का पे आपने जैसे देखा ऊपर लग गया, खा, ये देखिए गा। तो कहने का मतलब छोटा आ हमारा ऑलरेडी उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को ये आपको इस रूप में नहीं दिखाई देगा, प्लस के इधर वाले में इस रूप में नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्लस के इधर हमेशा आपको इस रूप में दिखाई देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, केवल ये आ में ही ऐसा होगा, अन्य स्वरों में नहीं होगा। तो जब हमने देखा कि प्लस के, हमने इधर देखा क्या है, पा में कौन सा स्वर है? छोटा आ, और प्लस के इधर कौन सा है? छोटा आ। आप जानते हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे किसी प्रकार का, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो ये दीर्घ हो जाएगा। कहने का मतलब ये बड़े आ की मात्रा बनेगी। तो जाहिर सी बात है, इसका ये छोटा और ये छोटा आ मिल करके इसका लोप हो गया और लोप हो करके ये बन गया। ठीक, तो अब हम विच्छेद से, मान लीजिए आपसे अगला प्रश्न, इसी 3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला तो कल्पांत शब्द दे दिया, इसका नाम बताइए, ये कौन सी संधि है। फिर आपका इस रूप में दे देगा कि विच्छेद, दूसरा प्रश्न इसका कल्पांत का विच्छेद करिए, तो ये हो जाएगा। अब विच्छेद वाला रूप आपको दे देगा और इसका मूल रूप क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 तरीके से संधि में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
संधि में आपसे 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले तो संधि का नाम पूछा जा सकता है, फिर उस शब्द का विच्छेद कराया जा सकता है, और विच्छेद शब्द से उसका मूल रूप पूछा जा सकता है। तो इसका मान लीजिए कुछ भी आपको नहीं दिया गया और आपको सीधे दे दिया कल्प धन अंत, तो इसका संयोग कैसे करेंगे? यही चीज मैंने कहा था कि हर जगह संधि में प्लस का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम सीधे क्या करेंगे, प्लस के पास जाएंगे और हम इधर देखेंगे और प्लस के इधर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, इस चीज को गौर करना। देखिए प्लस के हम जब इधर गए तो छोटा आ नजर आया, और जब इधर गए तो पा में भी हमें जो है छोटा आ नजर आया। ठीक, इन दोनों को जब हमने लिख लिया तो समझ में आ गया कि छोटा आ बराबर बड़ा आ। ठीक, अब जब हम इसका योग करेंगे, मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, हमें फिर नकल करनी होगी। हम प्लस के इधर वाला शब्द पूर्ण रूप से लिख लेते हैं, मतलब जैसे का तैसा उतार लेते हैं। तो जैसे का तैसा का मतलब कल्प था और कल्प हमने लिख लिया। अब हम इधर क्या करेंगे, प्लस के इधर वाले आ को, क्योंकि छोटा आ और छोटा आ मिल करके ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब बचा का आधा, ना बचा और ता बचा। लेकिन जो इनके योग से जो बड़े आ की मात्रा बनी थी, इस आ से और इस आ से जो बड़े आ की मात्रा बनी थी, जो भी मात्रा बनेगी हमेशा प्लस के इधर वाले शब्द पे ही लगाई जाएगी। तो हमेशा प्लस के इधर जो शब्द होगा, कुछ भी हो, चाहे कल्प हो या कोई भी चीज हो, तो कुछ भी होगा तो हमें प्लस के इधर वाले पर ही लगाना होगा। तो हमने पा पे लगा दिया। बाकी जो बचा है शेष, जो शेष बचा है हम उसको सेम उतार देंगे। तो क्या हो गया, कल्पान। तो कहने का मतलब इस तरह से हमें संधि पूछनी होगी, पूछेगा हमसे। अब आइए दूसरे पर हम देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, रत्नाकर। आप लोगों की एक समस्या आएगी कि इधर छोटा आ रहेगा या इधर छोटा आ रहेगा, या इधर बड़ा रहेगा कि इधर बड़ा रहेगा, कौन सा क्या होगा, ये समस्या आप लोगों की नहीं रहेगी। इसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए, इस क्यों समस्या नहीं रहेगी, समझना होगा। जैसे रत्नाकर शब्द में कौन सी संधि है, तो हम बीच में गए और हमने देखा बड़े आत्मांतरा, तो दीर्घ संधि हो गई। हमने यहीं प्लस मार दिया। इस अब पूछ लिया कि रत्नाकर शब्द का विच्छेद करिए। अब हमने पूछा रत्न। ठीक, इधर प्लस के इधर जब बड़े आग मात्रा की जगह जब हमने प्लस लगा दिया तो इधर क्या हुआ, रत्न। इधर क्या बचा, रत्न। इधर हमें जबरदस्ती आ लिखना होगा, बाकी जो लिखा है वो लिखना है। ठीक, ये हमने नकल कर दी। अब देखिए क्या है, जो समस्या है कि यहाँ बड़ा आ होगा कि यहाँ बड़ा आ होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। इस चीज को समझने के लिए रत्न धन, जैसे कि आपको इसका शुद्ध रूप लिखना है। रत्न का शुद्ध रूप क्या होगा, रत्न ही होगा। कहने का मतलब इधर सही है। लेकिन आकर, इधर जो कर है, इधर जब आ लिखा जाएगा तो ये छोटा आ लिखेंगे तो अकर हो जाएगा, लेकिन आकर पढ़ा जाता है। ठीक, रत्नाकर पढ़ा था आपने, इसका मूल शब्द क्या था, रत्नाकर। तो आकर जब बोलेंगे तो आपको डिसाइड हो जाएगा कि आकर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, बड़ा आ लगेगा। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर बड़ा आ। तो ये भी डिसाइड हो गया कि बड़ा आ रहेगा कि छोटा आ रहेगा। कहने का मतलब हमको इधर विच्छेद में हमेशा, चाहे आगे हो चाहे पीछे साइड हो, हमें इसका शुद्ध रूप लिखना है। इधर रत्न धन आकर, तो क्या हो गया, ये हो गया विच्छेद इसका। अब बात आई जोड़ने की। जब जोड़ने की बात आएगी तो हम देखेंगे प्लस के इधर क्या है, बड़ा आ है, और प्लस के इधर क्या है, नाम है, छोटा आ है। देखिए दोनों मिलकर के बड़ा आ बन गए। ठीक है, अब हम नकल करेंगे। मूल रूप बनाने में सीधे नकल करना है। रत्न को हमने पूरा लिख लिया। इधर बड़ा आ समाप्त हो जाएगा और इसका चिन्ह आ जाएगा, बड़ा आ कहाँ लगेगा, प्लस के इधर वाले में, तो ये हमने लगा दिया। शेष क्या बचा, कर बचा, और कर हमने लिख दिया। ठीक है, क्या हो गया, रत्नाकर। ओके, अब अगले उसमें चलते हैं। रवींद्र। ठीक, हमने देखा बीच में गए शब्द के,
बड़ी ई की मात्रा देखी और सीधे हमने कहा दीर्घ संधि। ठीक, इस चीज को एक बार गौर से समझना। ठीक है, बीच में गए, बड़ी ई की मात्रा देखी और कौन सी संधि हो गई, दीर्घ। अब विच्छेद करने के लिए हमें पता है कि यहाँ प्लस मारेंगे और यहाँ जबरदस्ती, जो जबरदस्ती नहीं मतलब कुल मिला के जो लिखा हुआ है रब, अब आपका रब आया। ठीक, रब आया। यहाँ समझने की बात है कि ये जब हटेगा, ये बड़ी ई की मात्रा जब हटेगी, हमें पता है कि दीर्घ संधि का मतलब आ तभी उधर आ। ई भाई जो पहाड़ा था यही ना था, ई होगी तो इधर ई होगी तो इधर भी ई होनी चाहिए, तभी दीर्घ होगा। तो हमें क्या करना है कि जबरदस्ती प्लस के इधर, देखिए हम लोग जबरदस्ती करते हैं, प्लस के इधर वाले शब्द में भी हमें छोटी ई, या तो छोटी ई लगाएंगे या क्या लगाएंगे, बड़ी ई लगाएंगे। इधर भी हमें क्या है, इधर क्या है, इधर चिन्ह लगाना रहता है और प्लस के इधर वाले में इसका मूल रूप चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ये, कहने का मतलब जो शुद्ध होगा वही आप लिखेंगे। तो रविंद्र वाले में ये चीज को आप समझना कि हमेशा इधर वाले शब्द में, प्लस के इधर वाले शब्द में चिन्ह को लिखना होता है और इधर वाले शब्द में जबरदस्ती हमें मूल रूप लिखना होता है। तो रवि कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है कि अगर हम गलती से रवि लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। रवि, क्योंकि रवि धन इंद्र, तो ये छोटी ई हो गई। इंद्र कैसे लिखा जाएगा, अब जबरदस्ती जब हम ई बनाएंगे तो ये क्या हो गया, इंद्र। इंद्र शुद्ध है, या हम इसमें बड़ी ई लगा दें तो ये शुद्ध होगा। तो आप समझ जाएंगे उच्चारण से, इंद्र हो गया, गलत है ना, तो इसका मतलब ये नहीं रहेगा इंद्र। अब शुद्ध, इसका विच्छेद क्या हो गया, रवि धन इंद्र। तो देखिए इसका छोटी ई और इसकी छोटी ई मिलकर के क्या हो गया, बड़ी ई। अब देखिए जब इसको हम जोड़ते हैं, अगर इसको अब हम जोड़ते हैं तो क्या करना होगा, हमें ये ई हटा देनी होगी, क्योंकि उसमें भी आ में भी हम लोग हटा ही देते थे, उसमें दिखता नहीं था, इसमें मूल रूप से दिख रहा है। तो हमें ये सब उतार लेने हैं और ये ई और ये ई समाप्त हो जाएगी और जो बनेगी वो दीर्घ बनेगी। और दीर्घ वाले हमने कहा ना कि प्लस के हमेशा इस वाले साइड में ही स्वरों को लगाना होगा। तो हमने वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाई और जो शेष इधर बचा है वो हमने लिख दिया, क्या हो गया, रविंद्र। अब एक चीज और मजे की बात है, हमने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, कहा था वागीश। इस बात को समझना, आपने देखा सीधे बड़ी ई और मार दिया दीर्घ, क्या मार दिया, दीर्घ। क्योंकि गलती से मैंने पिछले वीडियो में वागीश कहा और आप लोगों से शेयर करने के लिए कह दिया, हालांकि मेरा उद्देश्य ये था कि वागीश में कौन सी संधि होगी, क्योंकि मात्रा देखने मात्र से दीर्घ संधि मार देंगे ये कोई किताबी नियम नहीं था, ये हमारा अपना एक तरीका था कि स्वर संधि पूछी जा रही तो स्वर पहचान लिया, स्वर के नाम हम लोग डिसाइड कर लिए, तो उस हिसाब से हमने दीर्घ मारा था। लेकिन इसमें कुछ सावधानी, अब जैसे वागीश शब्द आ गया और वागीश में हम दीर्घ मार देंगे तो जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा और कब गलत नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए हमेशा याद रखना, दीर्घ संधि हमने कहा है तो दीर्घ संधि मारना है, लेकिन किस कंडीशन पे आप दीर्घ संधि नहीं मारेंगे, वो चाहे बड़े आ की मात्रा हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, चाहे बड़े उ की मात्रा हो और चाहे ये री का चिन्ह हो। अगर ये मात्राएं किसी भी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जैसे हमने कहा का वर्ग, तो का वर्ग का मतलब ये हुआ का, खा, गा, घा, हंगा, कहने का मतलब पूरी लाइन। अगर हमने कह दिया चा वर्ग तो चा, छा, जा, झा, इया, मतलब अगर हमने कह दिया टा वर्ग तो टा से लेके अड़ा तक, अगर हमने कह दिया ता वर्ग तो ता से लेके ना तक, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्ग का मतलब जैसे चाहे चा वर्ग हो, चाहे का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, उसके उस वर्ग का तीसरा अक्षर क्रम से, अगर उस वर्ग के तीसरे अक्षर पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा या री का चिन्ह लगा है तो वहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। वहाँ आप सीधे सीधे आंखें बंद करके जो है
व्यंजन संधि ही मारेंगे, इसके अलावा कोई संधि नहीं होगी। अगर आपका क्रम से किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर पे ये चारों चिन्ह लगे हैं तो आप सीधे सीधे उसको व्यंजन संधि मारेंगे, ना कि दीर्घ संधि मारेंगे। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप केवल मात्रा देख के इसको दीर्घ मार देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो सावधानी है उस सावधानी को जरूर ध्यान में रखना कि यदि किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर पर अगर यही वागीस की जगह वाजीस होता तो भी ये व्यंजन संधि होता। अगर वागीस की जगह वादीस होता, कहने का मतलब ता था दा तीसरे का तीसरा अक्षर है, ठीक है, तो भी ये व्यंजन संधि होता। हमें ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी भी वर्ग के तीसरे अक्षर पर अगर लगा है, क्या लगा है, बड़ा आक मात्रा, बड़ी एक मात्रा, बड़े उप मात्रा और री का चिन्ह, तो हमेशा व्यंजन संधि होगा और दीर्घ संधि नहीं होगा। इसके अलावा यदि कुछ आता है तो आप दीर्घ मारिए, 100% सही होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे भानुदय। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे विच्छेद करना। विच्छेद करने में कुछ रह नहीं गया, केवल नकल करा रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि सारी चीज़ों की नकल कराएंगे। जो सावधानी वाली बात थी हमने बता दिया है कि किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर पे यदि बड़े आप मात्रा, बड़ी एक मात्रा, बड़ी उप मात्रा लिखी है तो आप उसको व्यंजन संधि मारेंगे, तब दीर्घ नहीं मारेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये जैसे कि भानुदय, हमने बड़ा ऊ शब्द के बीच में गए और बड़ा ऊ हमने देखा, प्लस मार दिया। ठीक है, अब हमें इधर क्या ना, ठीक, अब हमें प्लस के इधर जबरदस्ती छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाना होगा। ठीक है, तो भानु नहीं होता है। अगर हम यहाँ बड़ा ऊ लगा देंगे तो भनु हो जाएगा। तो पता चल रहा है, उच्चारण से ही पता चल रहा है कि ये शब्द गलत है। हमें शुद्ध रूप लिखना है, तो क्या हो गया, भान। तो भानु नहीं लिखना था, भानु नहीं लिखना था, क्या हो जाएगा, भान। ठीक, अब इधर जबरदस्ती हमें क्या है, ऊ लिख देना है, दा लिख देना है, या लिख देना है, तो उल्टा नकल करना है। अगर हम बड़ा ऊ लगा देते हैं तो भानु धन उदय, उदय उच्चारण ही बता रहा है कि गलत है। तो भानु धन उदय क्या हो गया, इसका विच्छेद। अगर आपसे इसका नाम पूछा जाता है कि कौन संधि है, तो आप बीच में गए और आपने बड़ा उपमात्रा देखा तो बोल दिया कौन सी संधि, दीर्घ। ठीक है, और विच्छेद करने के लिए कहा तो आपने सीधे यहाँ प्लस मारा और बाकी सब जैसे लगाए। ठीक है, अब अगर इसको बोल दिया कि इस विच्छेद का मूल रूप लिखिए, तो सेम वही बात कि हम, ठीक, ये ऊ और ये ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन गया। तो हमेशा मैंने बताया प्लस के इधर वाले शब्द पे ही लगेगा, तो इस ना पे बड़ी उपमात्रा लगा देना है और बाकी जो है, जो अवशेष बचा है उसको लिख देना है। आपका वापस भानुदय हो गया। अब एक एग्जांपल हम आप लोगों को री वाला बता दें, एक दो एग्जांपल, जैसे मात्रण। मात्रण तो जो री वाला होता है, इसका मैंने कहा था ना, चिन्ह जो है हुक की तरह होता है और किसी भी शब्द के बीच में इस तरह हुक का चिन्ह लगा हो, मतलब ये री का चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि होगी। और इसको कैसे तोड़ा जाएगा, इसको और तोड़ना आसान है। हमें ये पूरा ऐसे लिख देना है, क्योंकि यहीं पे लगा है तो यहीं से टूटेगा, तो कहने का मतलब ये टूट गया। तो हमें मात्र ऐसे पूरा का पूरा लिख देना है और प्लस लिख देना है। जबरदस्ती हमें री यहाँ बना देना है और जो अवशेष बचा है वो लिख देना है। ठीक है, मात्र धन ऋण हो गया। अब अगर इस विच्छेद को कह दे कि इसका मूल रूप बताइए, तो और मजे की बात है। आप देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक, अब प्लस के इधर वाली री को आप केवल हटा दीजिए, बाकी अब जो अवशेष बचा है उसको जोड़ दीजिए। हो गया मात्रण, हो गया ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, पितृण। पितृण, ठीक वही बात, किताब पे जो है हुक का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये दीर्घ संधि हो गई।
और विच्छेद अगर इसका हम करेंगे तो पूरा पूरा पितृ ऐसे उतार लेंगे और प्लस मार करके री जबरदस्ती लिखेंगे और अड़ा बचा है तो अड़ा जोड़ देंगे, तो पितृधन ऋण हो गया। अगर हमें केवल इस रूप में दे दिया जाए तो हम इसका योग कैसे करेंगे? हमें पता है कि पितृ को पूरा पूरा ऐसे लिख लेना है, क्योंकि ये री और ये री मिलकर के दीर्घ संधि है, तो ये आपका पितृ पूरा पूरा लिख लिया गया और ये समाप्त हो गया, अड़ा बचा है इसको जोड़ दिया, पितृण हो गया। ठीक। अगर अभी भी किसी प्रकार का किसी को डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर उस चीज़ को लिख करके भेजिए। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से। देखिए, मैंने बताया कि प्रश्नों की प्रवृत्ति जो पूछी जाएगी आपसे, एक तो पहला प्रश्न इसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि कोई भी शब्द दे दिया गया, जैसे मान लीजिए गणेश, संधि का नाम आपसे पूछेगा, तो हमने जो बताया कि बीचों बीच में जाएंगे, स्वर को देखेंगे। आपने एक मात्रा देखी, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक मात्रा का मतलब एक हाथ, विकलांग। ठीक है, विकलांग मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, समझाने के लिए वो शब्द का प्रयोग किया था, ना कि वो कोई ग्रामर का नियम है। अगर विकलांग शब्द कह देने से ग्रामर का नियम अगर हम बता दें तो संस्कृत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सिर्फ हमें आप लोगों को समझाने के लिए जो शब्द का यूज़ करना होगा वो हम करेंगे। तो उससे देखा कि एक हाथ है, तो हमें चूंकि याद नहीं कराना है, तो एक हाथ का मतलब कटा हुआ तो विकलांग, इसीलिए हमने एक हाथ देखा और तो कौन सा गुण, कौन सी संधि, गुण संधि। तो हमने जब इसका नाम पता कर लिया, ठीक है, तभी हम किसी संधि का विच्छेद कर सकते हैं। क्योंकि हमें पहाड़ा पता है, आ बराबर बड़ा आ, ई बराबर बड़ी ई, उ बराबर बड़ा उ, री बराबर बड़ी री। तो दीर्घ संधि में यही चीज है। जैसे मान लीजिए कपीस, एक और ले लेते हैं। ठीक, हमने सीधे देखा कि बड़ी ई है और दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि कब नहीं होगी? अगर यहीं पर क्या लिखा हो, कबीस, तब कौन सी हो जाएगी? हम आंखें बंद करके व्यंजन संधि मार देंगे। क्यों मार देंगे? क्योंकि बड़े आक मात्रा, बड़ी ईक मात्रा और बड़ी उक मात्रा और री का चिन्ह यदि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण पर लगी होगी तो हम व्यंजन ही मारेंगे। ये कोई किताबी नियम नहीं लिखा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये 100% 100 में 100 व्यंजन ही रहेगा। अब भाई बाई फॉल्ट किसी वजह से अगर 100 में आपके 4 गलत हो जाए तो दावा मत ठोकना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ किसी भी कंडीशन पे ये गलत नहीं होगा। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि तीसरे वर्ण पर यदि वो मात्रा लगी है तो अब ये चीज, पहला प्रश्न यही पूछेगा कि ये कौन सी संधि है, तो आप देख करके बड़ी ईक मात्रा देख करके तुरंत आप बताएंगे दीर्घ संधि है। अब इसका अगर विच्छेद करने के लिए कह दिया गया आपसे कि कपि शब्द का विच्छेद करिए, तो आपको पता है बड़ी ईक मात्रा है तो सीधे कपि, छोटी ई, पा में जबरदस्ती आपको ई लगानी है, और जब इधर ई लग गई है तो इधर भी जबरदस्ती आपको ई लिखना है। ठीक, इस होगा कि ईस होगा? देखिए इस पढ़ा जा रहा है तो गलत है, शुद्ध रूप ईस होगा, तो ये देखिए। ओके, इधर छोटी ई और इधर बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या होगा? बड़ी ई। इसका चिन्ह क्या है? ये। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कपि धन ईस का मूल रूप लिखिए, तो मूल रूप आप कैसे लिखेंगे? आप कैसे, मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिया गया, इसी तरह चार ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें कौन सा सही है वो कैसे आप जानेंगे? आप सीधी सी बात है, आप पहले तो ये चीज़ लिखें, ये हमेशा जब इधर ई तो बड़ी ई लगेगी, तो पा में बड़ी ई लगाएंगे। ठीक, और शेष क्या बचा? सा बचा। क्लियर? फिर भी मैं एक बार ये कहूँगा कि यदि किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और तो आप बाकी उदाहरण आप देख लीजिए, अपना खुद हल करिए, किताबों से और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो दिखने में, करने में सरल तो लग रहा है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ आएगी नहीं। तो इसलिए आप किताबों से जितने एग्जाम्पल हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा विच्छेद करिए, फिर उनको जोड़िए, तो ये चीज़ें आपके पूर्ण रूप से आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं भी चाहता हूँ कि जो आप मुझसे पढ़ें, इसके बाद परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो किसी भी तरीके से वो आपसे चूक नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आगे इसको शेयर करिए, लाइक करिए,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। धन्यवाद।